સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। इसके पहले के वीडियोस में लेसन नंबर 12 रानी का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा, सुना, समझा कि कैसे एक घोड़ी परिवार का सदस्य बनकर परिवार बनाती है, उसके लिए अलग व्यवस्था की जाती है, उसके लिए अलग साइज रखा जाता है और कुछ भी वाणी के व्यवहार न करते हुए बच्चों और वो घोड़ी के बीच, रानी के बीच बहुत ही आत्मीयता लग गई है। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत बन गए। अब बरामदा ही बच्चों के खेलने का स्थल हो गया। पढ़ने लिखने के बाद जो फुर्सत का समय मिलता था, बच्चे वहां रानी के साथ और अपना टाइम बिताने लगे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हें हमारा स्वेच्छाया विस्तार किया और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित हो गया। बच्चे हैं, खिलौना तो चाहिए। वो बरामदा एक व्यवस्था के रूप में घोड़े के रहने के लिए बनाया, इसलिए वहां कुछ मनुष्य के उपयोगी चीजें भी हुई। अब बच्चे क्या करते, खिलौने लेकर आते और खिलौनों को वही अलमारी में, खुली अलमारी में ही छोड़ देते, मानो बच्चों का और घोड़ी का घर एक ही हो गया। रानी की गर्दन में झुलझुल कर, उसके कान और आयल में फूल ठोस ठोस कर, उनको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखे तो वह अस्थिर होकर पैर पटकने और गिनगिनाने लगे। दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई। बच्चे प्यार से खिलाते पिलाते और उनके आयल में फूल खोसते, घोड़ी को सजाते और कभी कभी घोड़ी की गर्दन में से लटक कर बच्चे उसे प्यार से गले लगाते, उस पर झूला झूलते। रानी को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चा न दिखे तो उसे बुलाने के लिए वो पैर पटकने लगती, हिलाने लगती और बच्चों को अपने प्रति खींचती। फिर हमारी घोड़ी सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी परंतु सुंदर जीप खरीदी गई। भाई के लिए चमड़े की घेरे वाली ऐसी जीप बनाई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय न था। घोड़े सवारी कोई आसान चीज नहीं है। घोड़े सवारी करना बहुत ही कठिन काम है। शुरू में राजा अपने औलादों को, राजकुमारों को विशेष रूप से, कई राजा राजकुमारियों को भी घोड़े सवारी खास सिखाते, क्योंकि घोड़ा कभी सोता नहीं, बैठता नहीं। घोड़ा कभी नीचे जमीन पर बैठता ही नहीं, वो खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लेता है। इसलिए घोड़े की पीठ पर बैठना भी एक काम है जिसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब बच्चों के लिए जीप खरीदी गई कि उस पर वो सेफ होकर घोड़े सवारी का आनंद ले सके। भाई तने बड़ा था, इसके लिए ऐसी जीप का प्रबंध किया कि यदि घोड़े सवारी पर गिरते तो भी शरीर को कोई चोट न लगे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन के साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। चबूतरा पे जाना पड़ता क्योंकि घोड़ी तो बैठने वाली नहीं। चबूतरे पे चढ़कर घोड़ी की पीठ पर हम बैठते और छुट्टन दौड़ता दौड़ता हमें घुमाता।
की गर्दन में झूला झूलकर टूल के सहारे उनकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता। कोई साथ रहता तो संतोष नहीं होता, लेकिन छुट्टन को साथ रखना अनिवार्य भी था। और रानी की आयल पर झूल झूलकर भी हमें वो संतोष नहीं होता था, जितना एक घोड़ी के साथ, एक जानवर के साथ खेलकर होना चाहिए। अंत में छुट्टी के दिन दोपहर को सब सो जाने पर रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी पीठ पर सवारी करने की बारी बारी से अपनी अधूरा शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। बच्चे हैं, शरारत तो होंगे, इसलिए वो छुट्टन की गैरहाजिरी का मौका दे। एक दिन छुट्टी का दिन था, तो वह सब लोग आराम में थे। तब ऐसा कार्यक्रम बनाया कि आज हम अकेले घोड़े सवारी करेंगे और चबूतरे पर जाके बारी बारी उसकी पीठ पर जाना था। लेकिन विडंबना क्या थी कि जिन नहीं था, जो स्पेशली घोड़ी सवारी के लिए बनवाया गया था, खरीदा गया था। यह स्वाभाविक था कि ताजा रानी हमारी प्रवृत्ति से प्रभावित हो गई। वास्तव में बालकों में चेतना के विविध तरह का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध होता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति एक परिवार हो जाते हैं। ये बच्चों की सबसे बड़ी भावना है। उसमें मेरा तेरा कुछ नहीं होता। उसको जो चीज अच्छी लगती वो उसकी मन चाही बन जाती, परिवार का हिस्सा बन जाती। ये रानी भी बच्चों के लिए, बच्चों के मन में एक परिवार का सदस्य ही है। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगा। रोज ही इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठे जाने मयूर सिंहासन के आसीन हो। रानी पर बैठना, रानी की पीठ पर सवारी करना किसी सिंहासन पर बैठने के गौरव से कम नहीं लगता था। खूब सारा खेलते रानी के साथ, और रानी भी इन सबसे बड़ी होकर, बहुत मजबूत होकर, बहुत ताकतवर होकर भी कभी किसी भी बात का विरोध नहीं करती, क्योंकि उससे भी बच्चे अच्छे लगते। बच्चे के साथ दूसरे जो प्राणी है घर में रहते वो भी स्वीकार करते, उसे वो भी अच्छे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी पीठ पर आया पकड़कर बैठने वालों को वो गुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी से उसको पैरों में मार दी। चोट लगने की संभावना नहीं थी, परंतु उसके न आने का आहत हो गया था। कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। एक दिन ऐसा हुआ कि महादेवी जी सवारी के लिए चली और भाई ने पतली सोटी रानी के पैरों पर मार दी। पतली सोटी का मार पैरों पर आना ये दुख की बात नहीं थी, लेकिन शायद भूतकाल में किसी ने उसकी यह जगह, उसकी यह पैर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई। शायद वो दुख रानी को याद आ गया और वो जोर से दौड़ने लगी। उसको यह ख्याल नहीं रहा कि मेरी पीठ पर एक बच्चा जो मेरे परिवार का सदस्य है वो बैठा हुआ है। बहुत ही दुख से वो दौड़ने लगी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला भी, परंतु गिरना तो निश्चित था।
मेरे मिलते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप की प्रतिमा हो। गिरने पर, बच्ची के गिरने पर अचानक से रानी को होश आया कि वो दुखद बीता हुआ पल भूतकाल जीवन में से पसार हो चुका है, गुजर चुका है। अभी अच्छे तरीके से अच्छे लोगों के बीच वो रहने लगी और एक झटके के साथ वो वर्तमान में वापस आती है और बच्ची गिरी, उसका उसे बहुत ही प्रायश्चित हुआ और वो खड़ी हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दुनिया तक मुझे बिछाने में पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर नींदने लगी कि मुझको आंसू आ गए। सोचे कि रानी को भी इतना ही दुख था कि मेरे पर सवारी करने वाली बच्ची मेरे वजह से गिर पड़ी। मैं बच्ची को संभाल नहीं पाई। बच्ची को बहुत गहरी चोट आई, हड्डियां टूट गई। कई दिन उसे बिस्तर में बिताने पड़े। जब स्वस्थ होकर महादेवी रानी के पास जाते हैं तब रानी की आंख में पछतावे के आंसू निकल पड़ते हैं। कितना बड़ा हृदय रानी का है, सोचो। भयंकर से भयंकर रानी प्यार की भाषा समझते ही है। सिर्फ इसे प्यार और अपनापन चाहिए। प्यार की भाषा जो पशु पक्षी समझते हैं तो इंसान क्यों नहीं? जो काम प्यार से किया जा सकता है वो कभी नफरत से नहीं किया जा सकता। प्यार, शांति हमारे जीवन में अमन बना देती है और नफरत हमारे जीवन को श्मशान बना देती है। इसलिए मेरी बच्चों आपसे गुजारिश है कि किसी को बिना वजह नफरत नहीं करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना और सबके साथ अच्छे से, हित से, आनंद से बात करना। आपका मूड कभी ना भी हो तो बात करना उचित नहीं है, किंतु गुस्से से, नफरत से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक दिन भाई के जन्मदिन पर नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। रानी परिवार का सदस्य ही बन चुकी है। सब लोग भूल गए कि उसने महादेवी को गिराया। समय बीतता चला और भाई के जन्मदिन पर उसकी नानी माँ ने सोने के कड़े भिजवाए और कोई भी नई चीज आती, वस्त्र हो या आभूषण हो या खिलौना, सब लोग, सब बच्चे रानी को दिखाने के लिए जाते। सुंदर छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई रानी को दिखाने गया और की प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरफ पहना। कोई दिव्य दृष्टि भाई को छू गई। न जाने क्यों वो कड़े उतारकर रानी के कानों में वलय की तरफ पहनाकर वो आ गए। फिर हम सब खेलने कड़े की बात तो भूल गए। संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तो खोज आरंभ की, लेकिन कड़ों का कुछ पता नहीं चला। शायद ये कड़े भाई के हाथ में होते तो चोर की नजर भाई पर आ जाती, लेकिन भाई को रानी ने बचा लिया। भाई भी रानी के कानों में वो कड़े पहना कर आ गया। सब लोग खेलने लगे। सब लोग ये कड़े की बात भूल गए। शाम को माँ ने भाई के कड़े रहित हाथ देखे तो पूछा,
पूछताछ की, लेकिन बच्चे भूल गए थे और उस कड़ों की खोज की आरंभ हुई। रानी अपने कान को कुओं से खोदती और भिनभिनाती। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा पुट्ठा खोदकर दोनों कड़े उसमें गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, किंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। चोरी पकड़वा ली रानी ने। कोई भी व्यक्ति पर इल्जाम नहीं आया, क्योंकि कड़े घर में मिले और गहरा खड्डा खोदकर उसमें दबाने वाला व्यक्ति भी कोई अपना ही होगा। लेकिन कड़े की खोज के साथ सब लोग पिछले वाले बरामदे में गए। तब रानी मानो इशारे से हिलाते हुए कानों को उछल उछल कर पेड़ से दिखाती थी कि कड़े यहाँ पे किसी ने छुपाए हैं। कोई पर कोई इल्जाम नहीं आया, लेकिन रानी का जो मान था वो सबके नजर में बढ़ गया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। इन सवेरे उठने पर हमने रानी के साथ छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह क्या था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि निरुपाय की घोषणा की कि नया जीव रानी के पेट में दाना चारा चाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सर हिलाया। जिज्ञासा बच्चों की निर्दोष जिज्ञासा। रामा इस बात का कुछ उत्तर न दे सका, इसलिए उसने बात निपटाने के लिए कहा, ये छोटा घोड़ा रानी के पेट में सोया हुआ था। एक बच्चे को सवाल था कि और भी है? तो रामा ने हाँ कह दिया। अब हम विस्मित और क्रोधित दोनों, जिज्ञासा और क्रोध दोनों, ये छोटे से जीव को कोई काम धाम तो है नहीं, और हम सबको पीठ पर बैठाना कर दौड़ाने वाली रानी स्वयं दाना खाकर उसके पेट में लेटा रहा। रानी के प्रति दया। ये छोटे से जीव को तो कोई काम धाम है नहीं, वो तो अच्छे से रानी के पेट में सो रहा था। कार्य तो रानी कर रही है, हमें आनंद तो रानी दे रही है, हमारी फिक्र तो रानी है, वो हमें अपनी पीठ पर बिठा बिठा कर दौड़ती है। ये जीव रानी के हिस्से का दाना और चारा चर जाता है, इसलिए ये शिशु घोड़ा रानी का गुनहगार है और हमारा। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। कैलकुलेशन किया कि हम ठीक है, एक छोटा घोड़ा आ गया है, रामा ने कहा है कि एक अभी और छोटा घोड़ा रानी के अंदर है, तो चलो उसे भी निकालते और तीनों के एक एक हो जाए, और तीनों के एक एक हो जाए और कोई रानी को परेशान करने वाला नहीं होगा। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर कहीं से सांप काटने वाला चाकू आया, मेरे साहस ने जवाब दे दिया, पर एक और समस्या थी जिसकी ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। माँ की तो महीन सी सुई से सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुआ रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहां हमारी पहुंच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। बच्चे थे, कभी कभी गलतियां कर बैठते। महादेवी जी तनिक बड़ी थी, उसने तीनों भाई बहन ने सोचा कि चलो हम रानी का पेट काट कर एक और घोड़े को बाहर ले आते, लेकिन पेट काटेंगे तो सही,
प्रबंध किया, लेकिन एक विचार भी आया कि पेट तो काट लेंगे, दूसरा बच्चा भी बाहर निकालेंगे, फिर रानी के पेट को सीएंगे कैसे? खुला ही थोड़ा ही छोड़ देंगे। और माँ की मुहिम यानी सूक्ष्म छोटी सुई तो इसमें चलेगी नहीं। और रामा की जो बड़े बड़े बारदार सीता था, उसका जो सुइया था बड़ा वाला, वो उसने कोठार में रखा है, यहाँ जाने की हमारी पहुंच नहीं है। चलो छोड़ देते हैं, ये विचार हम यहीं पे ठहरने देते हैं। थोड़े दिन बाद वो जो शिशु अश्व था वो दौड़ने लगा, रानी की तरह ही बच्चों से खेलने लगा। तब जाकर सभी असंतोष की मात्रा खत्म हो गई और अच्छा किया कि रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा सोचकर तीनों भाई बहन बहुत ही संतुष्ट थे। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। प्राणी और मनुष्य के बीच जो गहरा संबंध है उसे एक कदम और बढ़ावा देता हुआ ये रानी पाठ या रानी लेसन बहुत ही अच्छा है, सरल है और हमें प्राणियों, अपने आसपास रहने वाले प्राणी पक्षियों से कैसे पेश आना है उसकी सीख देता है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको मेरे जय श्री कृष्ण।